सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 5 सरला की सूझ, पाठ 6 उदयपुर की सैर। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान दोहराई। बच्चों, आज हम पाठ 5 सरला की सूझ और पाठ 6 उदयपुर की सैर की दोहराई करेंगे। पाठ को सार रूप में जानेंगे। पाठ में आए प्रश्न उत्तर व अभ्यास कार्य जानेंगे। बच्चों, सोहनलाल नाम का एक नाई था। वह एक खास तरह का नाई था क्योंकि वह बाल के साथ साथ कान भी काट देता था। जो भी बाल कटवाने जाता वह जब वापस लौटता तो उसके कान कटे होते थे। सोहनलाल बाल के साथ साथ कान भी काट देता था। इस प्रकार की हरकत से सभी परेशान हो गए और कोई उसके पास नहीं जाता था। इस तरह से सोहनलाल गरीब हो गया। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा और वह बहुत परेशान रहने लगा। तब उसकी पत्नी सरला उसे सलाह देती है कि तुम्हें सरपंच के पास जाना चाहिए। सोहनलाल सरपंच के पास चला गया और उसको अपनी कहानी सुनाता है। सरपंच ग्राम पंचायत की राय से सोहनलाल को चारागाह की कुछ ज़मीन मुफ्त में दे देता है। अब सोहनलाल खुश हो जाता है और घर आकर सरला को यह खबर सुनाता है। जैसे ही सरला यह खबर सुनती है, दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों झटपट अपनी ज़मीन देखने के लिए चल पड़ते हैं। ज़मीन को देखते ही उनका दिल बैठ जाता है कि सारी ज़मीन तो बंजर है, पथरीली है। सोहनलाल कहता है कि हे भगवान, इस ज़मीन को खोदते खोदते तो हमारी उम्र ही निकल जाएगी। तभी सरला को कुछ आदमी आते हुए दिखाई देते हैं और सरला उन्हें पहचान जाती है कि ये लोग इस इलाके के जाने माने चोरों की टोली है। अब सरला को एक तरकीब सूझती है। वह सोहनलाल को अपनी तरकीब समझा देती है और दोनों नाटक करने लगते हैं। दोनों घुटनों के बल जमीन पर चलने लगते हैं जैसे कुछ खोज रहे हों। चोरों ने यह नज़ारा देखा तो उन्हें शक हुआ कि जरूर ये कोई कीमती चीज़ ढूंढ रहे हैं। इसलिए सरला अपनी तरकीब के अनुसार नाटक करने लगती है। सरला ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है ताकि चोर अच्छी प्रकार सुन सके। पता नहीं सासू माँ ने सोना कहाँ दबा दिया। उनको चोरी का बहुत डर था, इतना सारा सोना जो था। ये बातें सरला सोहनलाल से कहती है। अब सोहनलाल अपनी हंसी को रोकते हुए कहते हैं कि चलो अब रात होने वाली है, सोना कल निकाल लेंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। चोर सरला की बात को सच मान लेते हैं और झाड़ियों से निकलकर खुशी से उछल पड़ते हैं। अब उनकी आंखों के सामने तो सोना ही चमक रहा था। चोरों ने रात भर सारे खेत को खोद डाला। उन्होंने सारे खेत को रात भर में खोद डाला, ये सोचकर कि सोना हमें प्राप्त हो जाएगा, और सोचने लगे एक रात काम कर लेते हैं और फिर जीवन भर आराम कर लेते हैं। फिर सुबह होती है। सारे खेत को खोदने के बाद भी उन्हें सोना नहीं मिलता और बेचारे थके हारे खाली हाथ लौट जाते हैं। अब सुबह है। सरला और सोहनलाल खेत पर आते हैं और दोनों देखते हैं कि पथरीली ज़मीन सारी ऐसी हो गई है जैसे मानो कई ट्रैक्टरों ने मिलकर एक साथ उन पर हल चला दिया हो। अब दोनों खूब हंसते हैं और बीज बोने के जुगाड़ में लग जाते हैं। इस प्रकार सरला की चतुराई से उनका काम बन जाता है। अब हम पाठ में आए लिखित प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। लिखित प्रश्न। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1,
सोहनलाल क्या काम करता था? सोहनलाल क्या काम करता था? इसका उत्तर है सोहनलाल बाल काटने का काम करता था। प्रश्न नंबर 2, सोहनलाल क्यों परेशान रहने लगा? इसका उत्तर है क्योंकि सोहनलाल गरीब हो गया था और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रश्न नंबर 3, सरला ने क्या तरकीब सुझाई? इसका उत्तर है सरला ने दबा हुआ सोना ढूंढने की तरकीब सुझाई। प्रश्न नंबर 4, सभी चोर खुशी से क्यों उछल पड़े? इसका उत्तर है क्योंकि चोरों ने सरला की कहानी को सच मान लिया था। प्रश्न नंबर 5, चोरों ने रात भर खेत को क्यों खोदा? इसका उत्तर है क्योंकि वे दबे हुए सोने को प्राप्त करना चाहते थे। एक बार पुनः इन प्रश्नों के उत्तर दोहराते हैं। प्रश्न नंबर 1, सोहनलाल क्या काम करता था? इसका उत्तर है सोहनलाल बाल काटने का काम करता था। प्रश्न नंबर 2, सोहनलाल क्यों परेशान रहने लगा? इसका उत्तर है क्योंकि सोहनलाल गरीब हो गया था और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रश्न नंबर 3, सरला ने क्या तरकीब सुझाई? इसका उत्तर है सरला ने दबा हुआ सोना ढूंढने की तरकीब सुझाई। प्रश्न नंबर 4, सभी चोर खुशी से क्यों उछल पड़े? इसका उत्तर है क्योंकि चोरों ने सरला की कहानी को सच मान लिया था। प्रश्न नंबर 5, चोरों ने रात भर खेत को क्यों खोदा? इसका उत्तर है क्योंकि वे दबे हुए सोने को प्राप्त करना चाहते थे। नंबर घ, पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। बच्चों, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, खाली स्थान भरने हैं। नंबर 1, सोहनलाल एक खास तरह का नाई था। बच्चों, ये खास खाली स्थान में हमने भरा है। नंबर 2, जमीन देखते ही उनका दिल बैठ गया। नंबर 2 में खाली स्थान में दिल आएगा। नंबर 3, उनकी आंखों के सामने तो सोना चमक रहा था। नंबर 3 वाक्य में खाली स्थान में सोना आएगा। नंबर 4, उसने सोहनलाल को तरकीब समझा दी। नंबर 4 में वाक्य में तरकीब खाली स्थान में भरा जाएगा। भाषा की बात, उपवन शब्द में वन से पहले उप लगा है। ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अप जमा मान, अपमान। बच्चों, उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ में ही परिवर्तन कर देते हैं। नंबर क, उपसर्ग उप उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। हमें उप उपसर्ग का प्रयोग करना है और नए शब्द बनाने हैं। नंबर 1, उप जमा कार, शब्द बनेगा उपकार। नंबर 2, उप जमा नाम, शब्द बनेगा उपनाम। नंबर 3, उप जमा राष्ट्रपति, शब्द बनेगा उपराष्ट्रपति। नंबर 4, उप जमा हार, शब्द बनेगा उपहार। बच्चों, अब हम पाठ 6 उदयपुर की सैर को सार रूप में जानेंगे। दीपावली की छुट्टियों में छात्र उदयपुर की सैर करने के लिए जाते हैं। छुट्टियों में वे झीलों की नगरी उदयपुर जा रहे हैं। सारे बच्चे बहुत ही खुश हैं, नए नए कपड़ों में सजे धजे हैं
और अपना अपना सामान लेकर बस में बैठे हुए हैं। सुहानी और श्रेयांश, सर जी हमारे साथ बस में आ गए। सुहानी उनकी मैडम का नाम है। सर ने कहा, ध्यान से सुनो। वो बच्चों से कहते हैं कि ध्यान से सुनो। चलती हुई बस में अपना हाथ या सिर खिड़की से बाहर कोई बच्चा नहीं निकालेगा। सभी अपनी सीटों पर चुपचाप बैठे थे। सुहानी मैडम ने मुड़कर देखा। वे बोली, क्या आप सब चुप रहने की कसम खाकर आए हो? कुछ न कुछ गाओ बजाओ तो सही। सबसे पहले उन्होंने एक चुटकुला सुनाया। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर तो बारी बारी से किसी ने गीत सुनाया, किसी ने चुटकुले। रास्ते में जयपुर, अजमेर, ब्यावर, नाथद्वारा आदि स्थानों पर उनकी बस रुकती है। वे चाट खाते हैं, कहीं पर फल खाते हैं, कहीं गोलगप्पे, कहीं दही बड़े, और किसी ने पिज़्ज़ा बर्गर खाया। सभी के पेट भर गए, सभी खुश थे। बस को रुकवाकर सभी बच्चों ने पानी पिया। जैसे ही बस दाएं बाएं घूमती, सभी बच्चों की डर के मारे आंखें ही बंद हो जाती थी। थोड़ी ही देर में वे उदयपुर पहुंच गए। शाम को हम सभी हिल व्यू होटल में रुके। होटल से झील का रंग बिरंगी बिजली की रोशनी में चमकता हुआ नज़ारा देखकर हमारा मन तो खुश हो गया। सुबह जल्दी तैयार होकर हम सब निकल पड़े घूमने के लिए। हमारी टोली सबसे पहले सहेलियों की बाड़ी पहुंची। वहीं हरी भरी घास, नए नए किस्म के पेड़ और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां देखकर तो ऐसा लगा जैसे बस हम यहीं रह जाएं। हमें पता था कि ये सुंदर सुंदर फल फूल ही इस बगीचे की शोभा है। लोग इन्हें ही तो देखने यहाँ आते हैं, इसलिए हमने कोई फूल नहीं तोड़ा, कोई फल भी नहीं तोड़ा। सर व मैडम के साथ जैसे ही हम अंदर पहुँचे, अचानक आसमान से पानी की फुहारें गिरने का नज़ारा हमें दिखाई दिया। अरे यहाँ तो फुहारे चल रहे हैं, सब बच्चों ने एक साथ कहा। चारों ओर लगे फव्वारों द्वारा पानी की एक गोल छतरी बन जाती है। यह दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है, रोमांचक होता है। सहेलियों की बाड़ी में ही विज्ञान का एक म्यूजियम भी देखा, जिसमें अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण रखे हुए थे। यहाँ से हम बस द्वारा गुलाब बाग पहुँचे। अब वो बस के द्वारा कहाँ जाते हैं? गुलाब बाग जाते हैं। बस के चलते ही अहमद पूछता है, मैडम जी इतने सुंदर शहर को बसाया किसने? तब मैडम जी बताती हैं कि सन 1559 में महाराजा उदय सिंह ने इस शहर को बसाया था, इसलिए इसका नाम उदयपुर पड़ा। सुनिधि बीच में ही बोल पड़ी। कुछ ही देर में हम लोग गुलाब बाग आ पहुँचे। यहीं पर हमने अपना दोपहर का भोजन किया और निकल पड़े सैर सपाटे पर। जिधर देखो उधर पेड़ ही पेड़, छायादार पेड़ों के बीच की क्यारियों में कई रंग के गुलाब थे। हमने इतनी तरह के गुलाब कभी नहीं देखे थे। सर ने बताया, यहाँ पर सैकड़ों किस्म के गुलाब हैं। यहीं पर देखा एक मज़ेदार चिड़ियाघर। देश के कोने कोने से लाए गए पशु पक्षी यहाँ रखे गए हैं। हमने बाघ, भालू, बंदर, चीता, हिरण, नीलगाय आदि को देखा। लंबी पूंछ के चिंपांजी को आदमियों की तरह उछलते कूदते, खाते पीते देखकर तो बड़ा ही मज़ा आया। हमने भी उसे खाने के लिए कुछ चीज़ें दी। अपना लंबा सा हाथ जंगले के बाहर निकालकर जो ही वह हमारे हाथ से चीज़ लेता, हम लोग खुशी से चिल्ला पड़ते, चिंपांजी मेरा दोस्त। फिर देखें जालियों से ढके हुए रंग बिरंगे पक्षियों के घर। सबसे अधिक आनंद तो हमें तब आया जब हमने यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी में बैठकर बाग का चक्कर लगाया। छोटा सा इंजन, छोटे छोटे डिब्बे, डिब्बों के बाहर बड़े बड़े जानवरों के चित्र बने थे। इंजन ने सीटी दी, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। धीरे धीरे गाड़ी चलने लगी। गाड़ी में बैठकर हमने गुलाब बाग का पूरा चक्कर लगाया। बाग के छोटे छोटे स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही। गुलाब बाग से निकलकर हम संच पार्क देखते हुए मोती मगरी पहुँचे।
उदयपुर की मेवाड़ी भाषा में पहाड़ी को मग कहते हैं, मगरी कहते हैं। मोती मगरी पर हमने चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा देखी। हल्दी घाटी के मैदान में उन्होंने शत्रुओं से कड़ा मुकाबला किया। अपने राज्य को स्वतंत्रता के लिए वे कई दिनों तक जंगलों में भूखे प्यासे भटकते रहे। मोती मगरी पर लगी एक दूरबीन से हमने शहर को देखा तो सब चीज़ें हमें बहुत नज़दीक दिखाई दे रही थी। दूसरे दिन हमने उदयपुर की झीलों की शहर का आनंद लिया। सबसे पहले हम फतेह सागर झील पर पहुँचे। बच्चों, उदयपुर में फतेह सागर झील भी है। उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए झीलों की नगरी के नाम से यह प्रसिद्ध है। चारों तरफ पानी ही पानी, पानी में तैरती नावें, उनमें बैठे स्त्री पुरुष और बच्चे। हमने भी नाव की सवारी का आनंद लिया। फिर हमने फतेह सागर के बीच में बने हुए नेहरू गार्डन को देखा। हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ पर तस्वीरें खिंचवाई। इस बगीचे का आकार नाव जैसा है। नेहरू गार्डन का आकार बच्चों नाव जैसा है। फतेह सागर के सामने ही है पिछोला झील और इसी के पास है दूध तलाई। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से हमें जग मंदिर और राजमहल साफ दिखाई दिए। झील के बीच में संगमरमर का महल लेक पैलेस देखकर ऐसा लगा मानो पानी में सफ़ेद कमल खिला हो। इतनी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों का चक्कर लगाने के बाद हम पहुँचे भारतीय लोक कला मंडल। यहाँ पर अलग अलग रंग रूप और वेशभूषा की खूब सारी कठपुतलियाँ देखकर आनंद आ गया। यहीं हमने कठपुतलियों का तमाशा भी देखा। इसमें जोकर का खेल देखकर तो हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। हमें बहुत ही आनंद हुआ। उदयपुर शहर के अंदर घूमने के लिए हम सुखाड़िया सर्किल से होते हुए सज्जन निवास, विक्टोरिया हॉल, जगदीश मंदिर गए। फिर हम शहर के बाहर बने शिल्पग्राम पहुँचे। शिल्पग्राम तो बिल्कुल गांव जैसा लगा। यहाँ देश के अलग अलग स्थानों की तरह तरह की झोपड़ियाँ बनी थी। उनके बाहर तरह तरह की गाड़ियाँ, चारपाइयाँ, घरों में काम आने वाली तरह तरह के बर्तन थे। यहाँ आते ही हमें अपने घर की याद आने लगी। उदयपुर के बाज़ार में हमने लकड़ियों के खिलौने खरीदे। उदयपुर इन्हीं खिलौनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहीं बने पीतल और जस्ते के कुछ खिलौने भी लिए। खाने पीने का सामान खरीदा और वापस लौट पड़े। सारे रास्ते में हम लोग उदयपुर की ही बातें करते रहे और जैसे ही कठपुतली वाले जोकर की बात शुरू हुई तब तो हम बहुत देर तक हंसते रहे। अब हम जानेंगे पाठ के आधार पर खाली स्थानों को भरिए। बच्चों, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नंबर 1, उदयपुर लकड़ियों के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ खाली स्थान में लकड़ियों आएगा। नंबर 2, नेहरू गार्डन का आकार नाव जैसा है। नंबर 2 वाक्य में रिक्त स्थान में नाव आएगा। नंबर 3, महाराणा प्रताप की मूर्ति मोती मगरी पर स्थित है। नंबर 3 वाक्य में मोती मगरी खाली स्थान में भरा जाएगा। नंबर 4, शिल्पग्राम तो बिल्कुल गांव जैसा ही है। नंबर 4 वाक्य में शिल्पग्राम रिक्त स्थान में भरा जाएगा। नंबर क, लिंग बदल कर लिखिए। नारी, वधू, राजा, शिक्षिका, कवित्री, पुत्री, शिष्य, युवती। बच्चों, ये कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, हमें इनका लिंग बदल कर लिखना है। जैसे नंबर 1 वर, लिंग बदल कर हम लिखेंगे वधू। नंबर 2 कवि, इसका लिंग बदल कर हम लिखेंगे कवित्री। नंबर 3 नर, इसका लिंग बदल कर हम लिखेंगे नारी। नंबर 4 पुत्र, लिंग बदल कर हम लिखेंगे पुत्री। नंबर 5 रानी, इसका हम लिंग बदल कर लिखेंगे राजा। नंबर 6 शिक्षक, इसका हम लिंग बदल कर शिक्षिका।
नंबर 7 शिष्या, इसका हम लिंग बदल कर लिखेंगे शिष्य। नंबर 8 युवक, इसका लिंग बदल कर हम लिखेंगे युवती। बच्चों, पाठ 5 और पाठ 6 की आपको दोहराई करनी है। सभी प्रश्न अभ्यास कार्य आपको याद करने हैं। सोमवार को आपकी कक्षा परीक्षा होगी। धन्यवाद।